तो चलिए दोस्तों, आज जो पिछला क्लास हम लोग का जहाँ पे ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू करने वाले हैं। यानी पिछला जो क्लास था वो प्रश्नावली 3.2 का 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग हल कर चुके थे, ठीक है ना। इस वीडियो में हम लोग 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर को हल करेंगे और प्रश्नावली 3.2 को ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो बिना देर किए शुरू करते हैं। इसको क्या है कि कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप भी दिया हुआ है। उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर। अर्ध परिमाप का मतलब है, परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो अर्ध परिमाप हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है ना। 2 से 1/2 करेंगे तो कट जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको मानेंगे। बाग की बीमाई ज्ञात, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो क्या करना है, माना कि लंबाई बराबर x मीटर, ठीक है। और चौड़ाई कितना हो जाएगा तब, यानी चौड़ाई हो जाएगा, जब लंबाई x मान लिए तो क्या कर रहा है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। चौड़ाई से 4 अधिक है तो लंबाई x माने हैं तो चौड़ाई हो जाएगा x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 अधिक है, लंबाई चौड़ाई से, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया यहाँ पे, लंबाई जो है ना चौड़ाई से 4 अधिक है। हम लोग यहाँ पे जब यहाँ पे क्या मानना चाहिए, हमको चौड़ाई मानना चाहिए। चौड़ाई बराबर x मीटर, तो जो चौड़ाई लंबाई है, अब लंबाई हम लोग निकालेंगे। लंबाई कितना होगा, 4 मीटर अधिक है। जितना चौड़ाई है ना, जितना चौड़ाई है उससे 4 मीटर अधिक है लंबाई। तो चौड़ाई तो हम लोग x माने हैं, तो लंबाई हो जाएगा x प्लस 4 मीटर, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, अर्ध परिमाप इसका दिया हुआ है। अर्ध परिमाप कितना होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है ना। लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो सबसे पहले कि अर्ध परिमाप बराबर, अर्ध परिमाप कितना होगा, लंबाई प्लस, सबसे पहले अर्ध परिमाप दिया हुआ है हम लोग को 36 मीटर, ठीक है ना। अब देखिए 36 मीटर दिया हुआ है, तो हम लोग का क्या है कि यहाँ पे अर्ध परिमाप होगा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई हम लोग x माने हैं और चौड़ाई x प्लस 4 बराबर कितना, 36 है। अब इसको हम लोग हल करें। देखिए यहाँ पे अर्ध परिमाप कैसे इतना आया है, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई कैसे होगा, देखिए यहाँ ध्यान से। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है आयत का परिमाप, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ये हो गया हमारा परिमाप। जब हम अर्ध परिमाप करेंगे तो किसी भी चीज़ को आधा किया जाता है, अर्ध किया जाता है, तो 1/2 किया जाता है। अब क्या होगा कि 1/2 से जब अर्ध परिमाप करेंगे तो 1/2 से जो 2 है ना कट जाएगा, यानी 1 गुना जो में आ जाएगा तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है। यानी कितना बचा अल्टीमेटली, लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप कितना होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये वाला लंबाई है, ये वाला चौड़ाई है, तो लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर हम लोग का कितना दिया है, 36 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हल करते हैं। x और x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x 36। इस 4 को प्लस में उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब 2x बराबर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 मीटर, ठीक है ना। 16 मीटर आ गया हम लोग का, x बराबर 16 मीटर, ठीक है। अब हम लोग x कितना माने हैं, चौड़ाई माने हैं, यानी हम लोग का चौड़ाई 16 मीटर आ गया। अब क्या करेंगे, अब लंबाई निकालेंगे। इसलिए लंबाई बराबर, लंबाई कितना माने हम लोग, x प्लस 4। लंबाई कितना माने हैं, x प्लस 4। तो x का मान अभी कितना निकला है हम लोग का, 16 प्लस 4, यानी कितना आ गया, 20। यानी कहने का मतलब लंबाई आ गया हम लोग का 20 मीटर, ठीक है। तो लिख देंगे अतः लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर 16 मीटर, जो कि लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। हो गया हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है वाला।
चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में क्या है, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें अनेक समीकरण बनाए जा सकते हैं। एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है, ठीक है ना। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए जिसका प्राप्त युग्म या ज्यामितीय निरूपण जैसा कि एक नंबर में क्या कह रहा है, प्रतिच्छेदी हो। सबसे पहले इस समीकरण को लिखिए। समीकरण कितना है, 2x + 3y - 8 बराबर 0, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो इसका शर्त क्या होता है, प्रतिच्छेदी होने का शर्त क्या होता है, प्रतिच्छेद का शर्त, इसका शर्त क्या होता है, सबसे पहले प्रतिच्छेद होने का शर्त होता है a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। बस यही हम लोग का शर्त पूरा कर देंगे, बाकी कुछ भी रख सकते हैं माने यहाँ पे दूसरा समीकरण लिखने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो कंडीशन क्या होगा, अब हम लोग का a1 कितना है, a1 2, b1 कितना है, b1 कितना है 3 और c1 कितना है -8, ठीक है ना, -8, ठीक। अब ध्यान से देखिए, हम लोग को a1/a2 करने का मतलब कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी, लेकिन एक शर्त है, b1/b2 यानी a1/a2 कुछ भी होगा ना। मान लीजिए यहाँ पे a1 2 है तो a1 हम 5 लिख लेंगे, 5 मान लेंगे, 4 मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे, लेकिन शर्त है यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 लिखे तो यहाँ 3 है तो यहाँ 6 नहीं होगा, क्योंकि बराबर हो जाएगा। बराबर हम लोग को क्या करना है, नहीं करना है, किसी भी हाल में नहीं करना। तो हम क्या मान सकते हैं, माना कि a2 बराबर b2 बराबर c2 तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई शर्त ही नहीं है, क्योंकि यही जो शर्त है ना प्रतिच्छेद का, सिर्फ ये 2 ही में है, a1 a2 b1 b2 में। c2 कुछ भी हो सकता है, c2 अपना मन से मान लीजिए कुछ भी रख दें, 7 मान लिए, ठीक है ना। a2 और b2 मानने में थोड़ा सा कंडीशन देखना होगा हम लोग को। देखिए a2 हम क्या माने, a2 a1 कितना है 2 है, a1 2 है तो मान लीजिए हम 5 मान लिए, ठीक है। 5 हम लोग को बराबर नहीं करना है इसको, बस इस दोनों को बराबर। b2 कितना है 3 है, तो 3 है तो यहाँ पे 4 मान लें, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए हम a1/a2 करेंगे, यानी कहने का मतलब है a1/a2, इसे देखिए यहाँ पे a1/a2 इसके सामने लिख रहा है, a1 कितना है 2/a2 कितना माने हैं 5, ठीक है। उसके बाद b1 कितना है 3, अब b2 कितना माने हैं 4। आपको ये कहीं से बराबर दिख रहा है, नहीं है बराबर, यानी ये वाला कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो गया। अपना मन से कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है जब यहाँ 2/5 माने हैं ना, यहाँ पे 2/5, तो यहाँ पे 2/5 है, तो इसको हम कभी भी 4, यहाँ पे कितना है 3 है ना, तो यहाँ पे 3 का कहने का मतलब है ऐसा कुछ भी संख्या नहीं माने कि कट के इतना आ जाए, यानी बराबर हो जाए दोनों, LHS सारे चीज़ बराबर हो जाए। बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शर्त ही है इसका प्रतिच्छेदी का कि इस तरह होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसलिए यहाँ पे लिखेंगे अब, ठीक है, लिखेंगे इसलिए समीकरण कितना हो जाएगा, इसलिए यह समीकरण कितना हो जाएगा, a2 5 यानी 5x प्लस b2 कितना 4y प्लस 7 बराबर 0। इस प्रकार से और भी बहुत सारा हो सकता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, और भी अनेक समीकरण हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये वाला कंडीशन एक नहीं पूरा करने देना है, बाकी यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। क्या हम यहाँ पे 3 4 रखे हैं, यहाँ पे 2, मतलब कहने का मतलब 5 और 4 माने हैं, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे 7 और 8 मान लेते तो कोई दिक्कत होता,
अगर यहाँ पे हम 9 और 5 मान लें तो कोई दिक्कत होता? तभी बराबर नहीं होता दोनों, यानी कुछ भी ले सकते हैं। हमको मन किया है कि यहाँ पे A2 बराबर 5 है, B2 बराबर 4 मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। C2 तो कुछ भी हो सकता है। हम लोग खाली यानी कि A2 और B2 इस कंडीशन में क्या हम लोग को है, A1 B1 तो दिया हुआ है पहले से ही समीकरण में, पहले वाला में, लेकिन हम लोग को A2 और B2 का खेला यहाँ पे करना है। तो A2 B2 अपना ध्यान से मान लेंगे, कुछ भी मतलब कुछ भी मान लेंगे, लेकिन कंडीशन देखना होगा कि दोनों ऐसा कोई संख्या ना ले कि दोनों का दोनों बराबर हो जाए कट के। C2 का बात है, कुछ भी ले सकते हैं। C2 का कंडीशन इसमें है ही नहीं, बराबर हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए अगला कंडीशन देखते हैं हम लोग। हाँ, अगला कंडीशन में क्या है हम लोग का, कह रहा है कि इस कंडीशन में समांतर होना चाहिए, ठीक है ना, समांतर होना चाहिए। फिर वही वाला क्वेश्चन हो गया, समांतर यानी कहने का मतलब है 2x + 3y - 8 बराबर 0, ठीक है, 0 हो गया। इसमें क्या होगा, A1 कितना हो गया, फिर वही वाला 2, B1 कितना हो गया 3, C1 कितना होगा -8 हो गया, ठीक है, -8 हो गया। अब क्या यहाँ पे माने, क्या हम मान सकते हैं, ठीक है ना, शर्त क्या है पहले, समांतर का शर्त, समांतर होने की शर्त, समांतर होने की शर्त है A1 बटा A2 बराबर होना चाहिए B1 बटा B2 के, बराबर नहीं होना चाहिए C1 बटा C2 के। यही ना शर्त है समांतर का, यही शर्त है। तो पहले वाला कंडीशन में सबसे पहले देखिए क्या होगा, माना कि यहाँ देखिए A1 B1 C1 तो दिया हुआ है, हम लोग क्या मानना है A2 B2 C2, ठीक है, A2 B2 C2 हम लोग को मानना है। देखिए अब क्या करेंगे, माना कि A2 B2 C2, A2 यहाँ पे A1 क्या है 2 है, B1 कितना है 3 है। ध्यान देना है हम लोग को, A1 बटा A2 यहाँ पे हम जो भी रखेंगे ना, वो मतलब कहने का है कि बराबर होना चाहिए। क्या हम यहाँ पे माने हैं, जिसे मान लीजिए A2 माने हैं, ठीक है ना, A1 मतलब 2 है पहले से, ठीक है, 2 है, तो यहाँ पे हम क्या, हम इसको 4 मान सकते हैं, मतलब A2, ठीक है, तब ना 2 बटा 4 होगा तो कट के 1 बटा 2 आ जाएगा। B1 3 है, तो क्या हम यहाँ पे 6 लिख सकते हैं? क्यों लिखे हैं, यहाँ पे देखिए A1 बटा A2 यानी 2 बटा 4, 4 ना माने हैं A2, A1 बटा A2, A1 बटा A2। उसके बाद B1 बटा B2, B1 पहले से ही 3 दिया हुआ है, B2 हम कितना माने हैं अपना से 6, ठीक है। अब देखिए ये वाला दोनों का दोनों बराबर है, जो कि हम लोग को A1 बटा A2 B1 बटा B2 शर्त फुलफिल करना है हम लोग को, ठीक है। ये वाला क्या है, बराबर हो गया हम लोग का, ठीक है। बराबर कैसे है, इसको हम लोग काटेंगे तो 1 बटा 2, इसको भी काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटा 2, 1 बटा 2 1 बटा 2 बराबर हो गया। अब देखिए हम लोग को C1 तो -8 है, ध्यान देना है यहाँ पे 1 बटा 2 यानी यहाँ पे क्या -16 नहीं होगा, समझ रहे हैं आप लोग, -16 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर हम लोग यहाँ पे -16 मान लीजिए रखते हैं, यहाँ पे -8 है, पहले से ही C1 -8 C1 बटा C2 होता है, वहाँ पे देखिए लिखा हुआ है C1 बटा C2। मान लीजिए यहाँ पे हम -8 रख दें, -16 रखते हैं, यहाँ पे -16 रख दें, तो क्या होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 है कम 8, 8 दूनी 16, 1 बटा 2 आ गया कि नहीं आ गया, यानी तीनों इस कंडीशन में बराबर हो जाता है कि नहीं होता। अगर हम -16 रख देंगे तो तीनों बराबर हो जाएगा, लेकिन हम लोग क्या करना है, बराबर नहीं करना है। कहने का मतलब -16 को छोड़कर C2 में हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी, जो भी मन करे कुछ भी लिख सकते हैं, 5 6 -2 -8 कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमको मन है कि हम 5 ही लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब हम लोग का कंडीशन हो गया, निकालने का मतलब हम लोग का समीकरण कितना हो गया, इसलिए दूसरा समीकरण कितना हो जाएगा हम लोग का, कितना मान है A2 4 माने हैं तो 4x, B2 6 माने हैं प्लस 6y, और C2 कितना माने हैं 5 माने हैं तो प्लस 5 बराबर 0 हो गया। कहने का मतलब है यहाँ पे हम लोग इसको मानते 8, तो इसको मान लेते कितना, यानी 2 चौका 8, तो यहाँ पे 3 चौका 12, यहाँ 8 होता तो यहाँ 12 हो जाता। एक और हम लिख सकते हैं 8x प्लस 12y, और प्लस इसको तो कुछ भी लिख सकते हैं,
कुछ भी, C2 कुछ भी हो सकता है, ये भी हो गया एक। और मान लीजिए यहाँ पे हम एक और लिखते, 4 देना चाहते हैं 12x प्लस 18y प्लस, चाहे मान लीजिए इसको माइनस से कर दे रहा है, -6 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा ये वाला, ये दोनों, एक तो ये आंसर हो गया, एक ही निकालना है हम लोग को, 2 3 ये दोनों भी हो सकता है, यानी कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, कुछ भी, एक ही कह रहा है जैसा कि है, कह रहा है एक और लिखिए, एक ऐसी और लिखिए, एक ही लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए इसमें। चलिए अगला, संपाती का शर्त क्या होता है, ठीक है ना, संपाती कब होगा, संपाती होने का शर्त, संपाती होने की शर्त। देखिए इसका शर्त क्या है, संपाती याद करना बहुत ज़रूरी है वाला, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछता है यह सब। संपाती होने का शर्त, समांतर होने का शर्त, संपाती होने का शर्त, समांतर होने का शर्त और प्रतिच्छेदी होने का शर्त डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में डाल देता है, ठीक है ना। तो ये सब याद रखना अति जरूरी है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इस कंडीशन में दोनों ग्राफ एक ही लाइन पर जाता है, ठीक है ना, संपाती कंडीशन में, ठीक है। अनंत हल होते हैं, अनंत हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं इसमें, ठीक है ना। तीनों बराबर होता है, तीनों पार्ट बराबर होगा इसमें, क्या होगा, यही शर्त है इसका। अब देखिए हम लोग का समीकरण कितना दिया हुआ है ऊपर, 2x + 3y - 8 बराबर 0। तो क्या होगा, A1 बराबर 2, B1 बराबर 3, C1 बराबर -8, ठीक है। अब देखिए ये तो बड़ी आसान हो गया। यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं, माना कि A1 बराबर A2 बराबर B2 बराबर C2 बराबर, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 है, हम लोग को तीनों का तीनों पार्ट बराबर करना है, ठीक है ना। बराबर करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ 2 है ना, तो यहाँ पे हम 4 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको दुगुना करके लिखे हैं, तो इसको भी तो दुगुना करके लिखेंगे तभी तो बराबर होगा पार्ट सबका। ये वाला 2 है, 4 लिख दिए, तो 3 है तो क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। यहाँ 8 है, -8 है तो क्या लिखेंगे, -16 लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना। या यहाँ पे 3 गुना करें, 2 का 4 है, 2 का 6 लिख दें, मान लीजिए। यहाँ पे 3 है, 3 का 6 ना लिख के 3 का 9 लिख दें। यहाँ पे 8 का -24 लिख दें। दोनों या करके लिख दिए, या तो ये वाला मान लेंगे, या तो ये वाला मान लेंगे, या तो और कुछ मान सकते हैं। समझ रहे हैं ना। यानी 2 है तो 2 का दुगुना करेंगे ना ये वाला पार्ट में, तो सभी दुगुना करेंगे, B1 B2 भी दुगुना करेंगे, C1 C2 भी दुगुना करेंगे। यानी देखिए इस कंडीशन में 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16। लेकिन यह वाला इधर वाला कंडीशन में क्या किए हैं, 3 गुना किए हैं, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, 8 तिरिका 24। यानी मानने का मतलब है हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन बराबर करना है, शर्त देखिए, इसलिए सब में बराबर बराबर मानेंगे, ठीक है ना। तो आप समीकरण लिखेंगे तो दोनों में से कोई भी समीकरण हमारा हो सकता है आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या आप, समीकरण, इसलिए समीकरण लिखे ना लिखे कोई, इसलिए क्या होगा, पहले वाले कंडीशन से देखिए क्या होगा, 4x A1 A2 में होता है तो x वाला होता है 4x + 6y - 16 बराबर 0। ये हो सकता है, या एक ही इसमें कह रहा है, देखिएगा एक ही कह रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं आपसे 2 बता दे रहे हैं, ठीक है ना। या करके यहाँ पे क्या लिखना है, 6x + 9y - 24 बराबर 0। कहने का मतलब है अगर हम इसमें से कॉमन इस 24 को इधर भेजेंगे ना, कॉमन करेंगे ना, तो इतना ही आएगा, इतना ही आएगा। इसको कॉमन करके कटाने का प्रयास करेंगे तो, ठीक है ना। इसी को हम लोग संपाती कहते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, ग्राफीय विधि से हल करना है और छायांकित करना है। जो त्रिभुज बनेगा ना, दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखा होगा, ठीक है ना, उसका त्रिभुज बनेगा ना, उसको क्या करना है, हम लोग को छायांकित करना है, रंगना है, ठीक है ना। चलिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करें, इसका ग्राफ खींचना है, ठीक है ना। कह रहा है 2 समीकरण दिया हुआ है, इसका ग्राफ खींचना है। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1, इसको मान लेंगे हम क्या, समीकरण 2, ठीक है ना। अब चलिए इसको हल करते हैं। समीकरण 1 से ग्राफीय विधि से हल करना है, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या होगा, x + x - y है ना,
एक्स माइनस वाई बराबर -1। इस प्लस को बराबर के इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग खंड बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक। चलिए x का मान क्या रखें हम, x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो y का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 0 माइनस वाई बराबर -1, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अगर हम x का मान लीजिए 1 रखते हैं, ठीक है ना, x का मान अगर 1 रखेंगे तो माइनस वाई बराबर -1, ठीक। माइनस वाई बराबर -1, इधर वाला जो +1 है ना, ये वाला +1, ये वाला इधर आके माइनस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस वाई बराबर, दोनों तरफ माइनस होता है तो जुड़ता है, तो -2 हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो y का मान कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब चलिए अब क्या करेंगे हम, अब समीकरण 2 से, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से क्या करेंगे, समीकरण 2 कितना है, 3x + 2y बराबर 12। देखिए अब माइनस में 12 है ना, तो इधर जाएगा तो प्लस में 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको अब x का मान क्या रखें हम, x का मान अगर हम 2 रखते हैं, x का मान 3 रखते हैं, x का मान 3, इतना मान रखेंगे कि थोड़ा सा आसान है, 1 रखेंगे तो भी आ सकता है, लेकिन 3 रखें क्योंकि y का मान थोड़ा सा और नीचे है, हल्का है। अगर हम x के जगह पर, इस x के जगह पर 3 रखें प्लस y बराबर 12, तो कितना हो जाएगा, y बराबर 12 घटाओ 9, 9 कहाँ से आया, 3 तिहाई 9, इधर प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो y का मान कितना आ गया, 3 ही आ गया, ठीक है। पुनः क्या करेंगे, पुनः क्या करेंगे, यहाँ भी पुनः लिख दे क्या, पुनः। अब पुनः क्या करेंगे हम, x का मान क्या रखें, अब x का मान अगर हम x का मान 4 रख दे तो क्या होगा, x का मान 4, अगर हम x का मान 3 × 4 + y बराबर 12, तो क्या होगा, y बराबर 12 घटाओ 12 बराबर 0 हो जाएगा। क्यों 12 हुआ है, ये वाला -12, 3 चौका 12, प्लस में 12 होगा ना, एक स्टेप गायब करके इसको डायरेक्ट उस साइड कर दिए हैं, तो प्लस में 12, 3 चौका 12, प्लस में उधर जाकर माइनस में 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 में से 12 घटेगा 0 हो जाएगा, ठीक। अब चलिए यहाँ पे ग्राफीय विधि से इसको हल करें, ठीक है ना। ग्राफ खींचते हैं, एक ग्राफ लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, छोटा सा ग्राफ। इसको हम लोग कहते हैं y अक्ष, इसको हम लोग कहते हैं x अक्ष, ये तो मालूम ही है। अब क्या होगा, ये वाला जो बिंदु है ना, ये वाला, ये मूल बिंदु कहते हैं इसको, मूल बिंदु 0,0 को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। मूल का मतलब होता है जड़, मूल मतलब जड़, रूट, जहाँ से कोई भी चीज़ शुरू होता है, किसी पेड़, कोई पेड़ कहाँ से शुरू होता है, जड़ से शुरू होता है, ठीक है ना। तो यहीं से जो मूल बिंदु, इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि कोई भी अंक है ना, चाहे ऊपर जाए y अक्ष पर, चाहे y अक्ष पर नीचे जाए, चाहे x अक्ष पर दाएं साइड जाए, चाहे x अक्ष पर बाएं साइड जाए, यानी 1 2 3 यानी यहीं से शुरू होगा सभी अंक, ठीक है ना। इसीलिए इसको मूल बिंदु कहते हैं, जड़ है, तो इसीलिए इसका नाम हो गया क्या, मूल बिंदु। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, बार बार हर साल पूछा गया है, ठीक है ना। तो 0,0 मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। अब इधर जाएंगे ना तो इधर प्लस में मान होगा, ठीक है ना। x का मान इधर प्लस होता है, 1 2 3 4 5। y का मान ऊपर प्लस होता है, प्लस में होता है, धनात्मक होता है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, ठीक। लेकिन y का ही मान नीचे जाइएगा ना, अब नीचे मूल बिंदु से नीचे जाइएगा y अक्ष पर, तो ऋणात्मक होता है, -1 -2 -3 -4 -5। इधर क्या होता है, x अक्ष पर बाएं साइड जाइएगा तब भी ऋणात्मक होता है, 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। चलिए अब इसका मान बैठाने का कोशिश करते हैं। देखिए पहले वाला समीकरण से x का मान 0, y का मान 1, प्लस में 1 होगा, तो x का मान तो 0 यही है, x और y दोनों का मान यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। दोनों का मान क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है, तो x का मान तो यहाँ 0 होगा, y का मान ऊपर जाएगा
प्लस में 1 है, दिया y का मान प्लस में 1 है, y का मान प्लस में जब 1 है तो ऊपर न जाएगा, नीचे तो आएगा नहीं। y वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है। ध्यान दीजिएगा यहाँ प्लस में 1 है तो ऊपर वाला यहाँ पे बैठेगा, ठीक है ना। अगर माइनस में 1 रहता तो यहाँ पर हम बैठाते, 0,1 वाला लाइन वाला हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, 1,2 यानी x में 1 इधर जाएगा, ये वाला माइनस वाला है 1, और y में 2, y में 2 कहाँ है, यहाँ पे बैठेगा, ठीक है ना, यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों लाइन को मिलाएंगे, ठीक, मिला दिए। इसका नाम कितना होगा, इसका नाम हो गया 1,2, इसका नाम हो गया 0,1, ठीक, इसको लिख दिए। अब दूसरा ये वाला कितना का ग्राफ है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 का ग्राफ है, ठीक है, इसको लिख दिए। अब दूसरी का समीकरण कितना है, दूसरी का यहाँ है 3,3, x में भी 3, y में भी 3। देखिए y में 3 ऊपर ही जाएगा, माइनस नहीं है यहाँ पे प्लस है दोनों में, तो प्लस, दोनों प्लस कब होता है, यहाँ पे बताए थे पिछले वीडियो में कि दोनों प्लस होता है इसमें, ठीक है ना। इसको प्रथम चतुर्थांश बोला जाता है। चतुर्थ 4 भाग का 1 भाग है, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, इसको प्रथम चतुर्थांश बोला जाता है। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे दोनों प्लस होता है, देखिए ना, x में भी प्लस है, y में भी प्लस है, 3 और 3, x के सामने 3 के सामने, x अक्ष पर 3 के सामने जाएंगे, y अक्ष के 3 के सामने तक, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे कुछ आएगा, ठीक, 3,3। अब देखिए 4,0, x में 4 और y में 0, y वाला लाइन है, इस पर सब 0 होगा। यहाँ प्रत्येक बिंदु पर y 0 होता है, x का मान घटेगा, इधर जाएंगे तो बढ़ेगा, x का मान यहाँ से इधर जाएंगे ना तो घटेगा, x का मान इधर आएंगे तो बढ़ेगा। लेकिन इस लाइन पर x अक्ष पर y 0 होता है, ध्यान दीजिएगा। x वाले लाइन पर, x वाला लाइन है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऋणात्मक से धनात्मक तक, x वाले लाइन पर y का मान प्रत्येक बिंदु पर 0 होता है। x वाले लाइन पर y का मान प्रत्येक बिंदु पर 0 होता है। सेम इसके उल्टा, y वाले लाइन पर ऊपर जाएंगे y का मान बढ़ेगा, नीचे जाएंगे y का मान घटेगा। लेकिन y अक्ष पर x का मान प्रत्येक बिंदु पर 0 होता है। जिस प्रकार इस पे होता है ना, इस पे y का मान 0 होता है, तो इस पे x का मान 0 होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो x का मान तो 4 है, ठीक है, लेकिन y का मान 0 है, तो यहाँ y का मान 0 यही होगा, हम लोग का क्या होगा, 4,0 का निर्देशांक। अभी दोनों बिंदु यही ना मिला है, इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है, इसको मिला देंगे। इसका नाम क्या है, इसका नाम है 3,3, इसका बिंदु का नाम है, इस बिंदु का नाम है, यहाँ पे तो लिखा ही गया है। चलिए, एक त्रिभुज आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या दिख रहा होगा आप लोगों को, एक त्रिभुज दिख रहा होगा, ठीक है। इस त्रिभुज को हम लोग क्या करेंगे, रंगने का प्रयास करते हैं। बोल रहा है कि इसको छायांकित कीजिए, जो त्रिभुज दिख रहा है ना, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। ग्राफ तो खींच दिए, ग्राफ खींचने का बोल रहा है। तो उसके बाद कह रहा है x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। x अक्ष है ना, ये वाला x अक्ष, इस पे एक त्रिभुज बन रहा है, x अक्ष को आधार बनाकर एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है ना। x अक्ष के आधार बनाकर उसको क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है, और क्या करना है, उसका पटल को छायांकित करना है। पटल यानी इसके मतलब जो 2D बन रहा है ना आकृति, इसको हम लोग क्या करना है, रंगना है, ठीक है ना। इसको हम लोग को क्या कर देना है, रंग देना है। इसको हम लोग रंग देंगे। देखिए ध्यान से, त्रिभुज बन गया हम लोग का। x अक्ष को x अक्ष के मतलब x अक्ष और इन रेखाओं के, यानी एक तो नीचे वाला जो आधार होगा इस त्रिभुज का, 3 भुजाएं होती है त्रिभुज में, ये 2 रेखाएं बनी है, दोनों ग्राफ से दोनों समीकरण से 2 रेखाएं बनी है ना, ये वाला समीकरण और एक ये वाला समीकरण,
इन दोनों समीकरण से दो ग्राफ बना है, दो लाइन बना है। इस दोनों लाइन को और एक एक्स अक्ष के लाइन से मिलाकर, तीनों लाइनों से मिलाकर जो त्रिभुज बन रहा है ना, उसको क्या करना है, छायांकित करना है। उसका निर्देशांक बिंदु भी हम लोग को लिखना है इस त्रिभुज का, ठीक है ना। ये वाला थोड़ा सा हम लोग एक काम करते हैं, इसका नाम नहीं लिखे हैं इस त्रिभुज का। ये वाला त्रिभुज कितना है, ये वाला त्रिभुज मतलब त्रिभुज बोल रहे हैं, सॉरी, इसका समीकरण 3x + y, 3x + y बराबर 12 है, 12, या फिर माइनस इधर 12 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या कर रहे हैं हम लोग को, निर्देशांक लिखना है इसका, जो है ना निर्देशांक। तो मान लीजिए इसको हम क्या मान लें, इसको a मान लें क्या, इसको, इस बिंदु को a मान ले रहे हैं। ये वाला बिंदु को हम क्या मान लें, इस बिंदु को, इसको हम लोग मान लीजिए इसको b मान लेते हैं, ये वाला है b। इसको क्या मान लें, इस बिंदु को हम क्या मान लें, इसको हम लोग मान लेते हैं c मान लेते हैं, ठीक है। इसका निर्देशांक लिखा जाएगा। तीनों क्या कर रहा है, त्रिभुज का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का निर्देशांक होगा यहाँ पे थोड़ा मिट गया, निर्देशांक बराबर, निर्देशांक कितना होगा, पहले वाले का निर्देशांक देखिए ध्यान से, -1,0 होगा, -1,0, ठीक है। ये वाला क्या होगा, ये वाला 4,0, ठीक है। तथा एक ऊपर वाला कितना होगा, ऊपर वाला हम लोगों का होगा ये वाला, ये तो 3,3 है, 4,3 कितना होगा, 4,3 होगा। इसको और इसको मिलाए हैं, जो मिल रहा है ना संग, एग्जैक्ट संग, जो ग्राफ का कॉपी रहता है ना उस पर एग्जैक्ट मिलता। जहाँ तक हमको लग रहा है ये वाला 4 है, y में 4 है और x में कितना है, x में शायद 3 पर मिल रहा है, शायद x में 4 y में 3, 4 शायद यही होगा। एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है क्योंकि ग्राफ का कॉपी हो रहा था ना, तो एग्जैक्ट मालूम चलता है किसके सामने ये वाला रेखा जो है मिल रहा है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले चैप्टर पर नहीं, अब ख़त्म हो गया, यानी कहने का मतलब हम लोग का ये चैप्टर ख़त्म हो गया, यानी प्रश्नावली 3.2 पूरा कंप्लीट हो गया। प्रश्नावली 3.2 पूरा 3 वीडियो में कवर किया है, ठीक है ना। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर नहीं देखे हैं तो उसको भी जाके देख लीजिए। ये वाला अंतिम वीडियो था। इसके बाद वाले क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि क्या होगा, प्रश्नावली 3.3 को शुरू करने वाले हैं, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको विलोपन क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। और विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि, आगे हम लोग यही तीनों विधि को पढ़ने वाले हैं कि 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं ना, रैखिक समीकरण युग्म होते हैं, उनको हम लोग 3 विधियों से हल करने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है ना। यानी अगले क्लास में 3.4 में, ठीक है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि, ठीक है ना, यही हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए अगले वीडियो जल्द ही आने वाले हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।